अगर किसी कुएं में सिर्फ पानी नहीं बल्कि कई हत्याओं का राज छुपा हो तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। साल 2005 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बहरामपुर में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। मिट्टी की सड़कों पर साइकिलों की खटखटाहट और दूर कहीं रेडियो पर बजते पुराने गाने ही उस कस्बे की पहचान थे। मोबाइल फोन बहुत कम लोगों के पास थे और ज्यादातर खबरें चाय की दुकानों और चौपालों पर ही फैलती थी। कस्बे के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, तब से वह जगह मनहूस मानी जाती थी। शाम के बाद कोई उधर नहीं जाता था। कस्बे में रामनारायण नाम का एक आदमी रहता था। वह पेशे से साहूकार था। गरीब किसानों को पैसे उधार देता और बदले में उनकी जमीन गिरवी रख लेता। लोग उससे डरते भी थे और मजबूरी में उसके पास जाते भी थे। रामनारायण का घर कस्बे के बीचों बीच था। बड़ा सा आंगन, लोहे का भारी दरवाजा और दीवारों पर पुरानी लालटेनें टंगी रहती थीं। उसके साथ उसकी पत्नी कमला और एक नौकर गोपाल रहता था। एक रात करीब 10 बजे कस्बे में हल्की बारिश हो रही थी। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए लोग जल्दी सो जाते थे। उसी रात रामनारायण अचानक घर से बाहर निकला। उसने एक बड़ा बोरा अपने कंधे पर रखा हुआ था। गोपाल ने पूछा भी, मालिक इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं? रामनारायण ने कड़क आवाज में कहा, तू अपना काम कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। गोपाल चुप हो गया, लेकिन उसकी नजर उस बोरे पर थी जो असामान्य रूप से भारी लग रहा था। रामनारायण तेज कदमों से कस्बे के बाहर की ओर बढ़ा। रास्ता सीधा उसी काले कुएं की तरफ जाता था। बारिश की बूंदें तेज हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। करीब आधे घंटे बाद वह कुएं के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, फिर बोरे को धीरे से जमीन पर रखा। कुछ पल वह खामोश खड़ा रहा, जैसे किसी बात का इंतजार कर रहा हो। अचानक बोरे के अंदर हल्की सी हरकत हुई। रामनारायण के चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। उसने जल्दी से बोरे का मुंह खोला और अंदर झांका। फिर बिना देर किए बोरे को घसीटकर कुएं के किनारे तक ले गया। उसने बोरे को उठाया और सीधे कुएं में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। रामनारायण कुछ देर तक कुएं के अंदर झांकता रहा, फिर जल्दी से वापस कस्बे की ओर चल पड़ा। अगली सुबह पूरे बहरामपुर में एक खबर आग की तरह फैल गई। कस्बे के स्कूल का मास्टर श्यामलाल रात से गायब था। उसकी पत्नी रोते हुए हर दरवाजे पर जाकर पूछ रही थी, किसी ने मेरे आदमी को देखा है क्या? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उधर गोपाल को रात की बात याद आ रही थी। उसे मालिक का वो बोरा और काले कुएं की दिशा में जाते कदम बार बार याद आ रहे थे। दोपहर होते होते गोपाल डरते डरते कस्बे के चौकीदार के पास गया और सारी बात बता दी। शाम तक खबर थाने तक पहुंच गई। थानेदार रघुवीर सिंह उस इलाके में नए नए आए थे। पुराने जमाने के सख्त पुलिस वाले थे। उन्होंने तुरंत 2 सिपाहियों को साथ लिया और सीधे काले कुएं की तरफ निकल पड़े। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। नीचे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। सिपाहियों ने हुक और रस्सी की मदद से उस चीज को बाहर निकाला। कुछ ही मिनटों में बोरा बाहर आ गया। जब बोरा खोला गया तो सबकी सांसें थम गईं। अंदर श्यामलाल मास्टर की लाश थी। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। थानेदार रघुवीर सिंह ने तुरंत आदेश दिया, रामनारायण को अभी के अभी थाने लाओ। लेकिन जब पुलिस रामनारायण के घर पहुंची तो दरवाजा खुला था, आंगन खाली था और रामनारायण कहीं गायब था। उस रात बहरामपुर में किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि अब यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू हो चुकी थी जो पूरे कस्बे के राज जानता था। रामनारायण के गायब होने की खबर पूरे बहरामपुर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह से ही लोग चौपाल, पान की दुकान और बस अड्डे पर एक ही बात कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अगर हत्या रामनारायण ने की है तो वह भागा क्यों, और अगर नहीं की तो फिर वह गया कहाँ? थानेदार रघुवीर सिंह पुराने धन के पुलिस अफसर थे। बड़ी मूंछें, सख्त आवाज और तेज नजर। उन्होंने सबसे पहले रामनारायण के घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। 2 सिपाही और चौकीदार साथ लेकर वह सीधे उसके घर पहुंचे। लोहे का दरवाजा आधा खुला था। आंगन में सन्नाटा था। दीवार पर टंगी लालटेन बुझ चुकी थी। रघुवीर सिंह ने जोर से आवाज लगाई, कोई है अंदर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर जाने पर पता चला कि रामनारायण की पत्नी कमला भी घर पर नहीं थी। कमरे अस्त व्यस्त पड़े थे, जैसे जल्दी में कोई घर छोड़कर गया हो। गोपाल को भी थाने बुला लिया गया। गोपाल घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे।
थानेदार ने सख्ती से पूछा, सच सच बता, रात को तेरे मालिक के साथ क्या हुआ था? गोपाल बोला, हुजूर, मैंने सिर्फ इतना देखा था कि मालिक एक बड़ा बोरा लेकर घर से निकले थे और कस्बे के बाहर की तरफ गए थे। किस समय? लगभग 10 बजे होंगे मालिक। रघुवीर सिंह कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, रामनारायण और श्यामलाल मास्टर के बीच कोई दुश्मनी थी क्या? गोपाल थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ मालिक, थी। किस बात की? गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जी ने कुछ दिन पहले पंचायत में मालिक के खिलाफ शिकायत की थी। किस बात की शिकायत? जमीन हड़पने की। ये सुनकर थानेदार की आंखें सिकुड़ गईं। असल में रामनारायण गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता था। लेकिन श्यामलाल मास्टर पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने गांव वालों को समझाना शुरू कर दिया था कि यह सब गैरकानूनी है। कुछ दिन पहले पंचायत में मास्टर ने खुलकर रामनारायण का विरोध किया था। उस दिन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी। रघुवीर सिंह ने तुरंत पंचायत के कुछ लोगों को बुलवाया। पंचायत के बुजुर्ग लाला हरिदास ने बताया, हाँ दरोगा जी, उस दिन मास्टर और रामनारायण में काफी झगड़ा हुआ था। रामनारायण गुस्से में बोला था, ज्यादा होशियारी मत दिखा मास्टर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही थानेदार को शक लगभग यकीन में बदलने लगा। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके में रामनारायण की तलाश शुरू कर दी। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, खेत, नदी किनारा, हर जगह पुलिस घूमने लगी। लेकिन रामनारायण का कोई पता नहीं चला। उधर कस्बे में एक और अजीब बात होने लगी। काले कुएं के पास रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि रात में कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है। किसी ने कहा कि वहां एक आदमी की परछाई घूमती दिखाई देती है। लोगों ने शाम के बाद उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। लेकिन थानेदार रघुवीर सिंह इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें पता था कि हर हत्या के पीछे एक इंसान होता है, कोई भूत नहीं। तीसरे दिन सुबह एक नई खबर आई। कस्बे से 5 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन के पास एक आदमी की लाश मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची और लाश को पलटकर देखा, तो सिपाही घबरा गए। वह लाश रामनारायण की थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर गहरा डर जम चुका था और उसके हाथ में कसकर एक कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। जब थानेदार रघुवीर सिंह ने वह कागज खोला, तो उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, काला कुआं सच जानता है। रामनारायण की लाश मिलने के बाद बहरामपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले इसे साधारण हत्या समझ रहे थे, अब उनके मन में डर बैठने लगा था। पहले मास्टर श्यामलाल की लाश काले कुएं से मिली और अब उसी मामले का मुख्य आरोपी रामनारायण खुद मरा हुआ मिला था। थानेदार रघुवीर सिंह उस कागज को बार बार पढ़ रहे थे। काला कुआं सच जानता है, ये शब्द उनके दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि रामनारायण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाए। फिर वह खुद काले कुएं की तरफ निकल पड़े। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, लेकिन उस जगह के पास आते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस होता था। कुएं के चारों तरफ जंगली घास उगी हुई थी। पास ही एक टूटी हुई पगडंडी थी जो खेतों के बीच से होकर कस्बे तक जाती थी। रघुवीर सिंह ने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। पानी शांत था, लेकिन अचानक उनकी नजर कुएं की दीवार पर पड़ी। वहां ताजा खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाल ही में किसी ने रस्सी या लोहे की चीज वहां घिसी हो। उन्होंने सिपाही से कहा, ध्यान से देखो, ये निशान नए हैं। सिपाही बोला, जी दरोगा जी, शायद जब लाश निकाली गई होगी तब बने होंगे। लेकिन रघुवीर सिंह को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि लाश निकालते समय पुलिस ने रस्सी ऊपर से डाली थी, दीवार से घसीटी नहीं थी। इसका मतलब था कि कुएं में कोई और भी उतरा था। उसी समय दूर से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। वह कस्बे का सबसे बूढ़ा आदमी था, रामखिलावन। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी। वह अक्सर खेतों के पास घूमता रहता था। थानेदार ने उसे बुलाया, अरे बाबा, इधर आओ। रामखिलावन धीरे धीरे चलते हुए पास आया। कुछ काम था दरोगा जी। रघुवीर सिंह ने पूछा, तुम यहाँ अक्सर आते हो? बूढ़ा बोला, हाँ, खेत यही है मेरे। कल रात कुछ देखा या सुना था? रामखिलावन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देखा तो था। थानेदार ने तुरंत पूछा, क्या देखा? बूढ़े ने कुएं की तरफ इशारा किया। कल रात यहाँ एक आदमी था। कौन? चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन वो कुएं के अंदर उतर रहा था। रघुवीर सिंह चौंक गए। किस समय? आधी रात रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद वह जल्दी जल्दी बाहर निकला और भागता हुआ खेतों की तरफ चला गया। तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? बूढ़ा हंस पड़ा।
दरोगा जी, मेरी उम्र देखो, मैं किसी का पीछा कैसे करता। रघुवीर सिंह सोच में पड़ गए। अगर कोई आधी रात को कुएं में उतर रहा था तो जरूर वह कुछ छुपाना या निकालना चाहता था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, रस्सी लाओ, मैं खुद नीचे उतरूंगा। सिपाही घबरा गए। दरोगा जी, नीचे पानी गहरा है। लेकिन रघुवीर सिंह नहीं माने। कुछ ही मिनटों में रस्सी बांध दी गई। रघुवीर सिंह धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगे। दीवारें काई से भरी थी और नीचे हल्की बदबू आ रही थी। करीब 10 मिनट बाद वह पानी के पास पहुंच गए। टॉर्च की रोशनी पानी पर पड़ी। तभी उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। कुएं की दीवार के एक कोने में ईंटें थोड़ी अलग तरह से लगी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां एक छोटा सा खोखा बनाया हो। रघुवीर सिंह ने हाथ डालकर उस जगह को टटोला। अंदर से एक लोहे का डिब्बा निकला। उन्होंने डिब्बे को ऊपर भेज दिया। जब सिपाहियों ने उसे खोला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। डिब्बे के अंदर पुराने कागजों का एक पुलिंदा था, जमीन के कागज, और उन सब पर एक ही नाम लिखा था, रामनारायण। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उनमें से कई कागज ऐसे लोगों की जमीन के थे जो आज भी जिंदा थे और अपनी जमीन खुद जोत रहे थे। मतलब साफ था, रामनारायण ने धोखे से बहुत लोगों की जमीन अपने नाम करवा रखी थी। लेकिन तभी रघुवीर सिंह की नजर एक आखिरी कागज पर पड़ी। वह बाकी कागजों से अलग था। उस पर लाल स्याही से एक नाम लिखा था, श्यामलाल, और नीचे एक अजीब सी लाइन लिखी थी, जिस दिन सच बाहर आएगा उसी दिन काला कुआं किसी और को भी निगल जाएगा। रघुवीर सिंह ने कागज को ध्यान से देखा और तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। असल खेल अब शुरू होने वाला था। कुएं से निकले कागजों ने पूरे मामले को उलझा दिया था। अब यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा था, यह जमीन, धोखाधड़ी और शायद कई साल पुराने राजों का मामला बन चुका था। थानेदार रघुवीर सिंह कागजों का पुलिंदा लेकर सीधे थाने पहुंचे। उन्होंने एक एक कागज को मेज पर फैलाया और ध्यान से देखने लगे। ज्यादातर कागज जमीन के बेनामे थे। कई किसानों की जमीन रामनारायण के नाम कर दी गई थी, लेकिन जांच करने पर पता चला कि उन किसानों को इसका कोई पता ही नहीं था। मतलब साफ था, कागज नकली थे। तभी सिपाही रामदीन अंदर आया। दरोगा जी, एक और खबर आई है। क्या? रामनारायण की लाश का पोस्टमार्टम हो गया है। क्या निकला? रामदीन ने कागज बढ़ाया। रिपोर्ट में लिखा था कि रामनारायण की मौत ट्रेन से कटकर नहीं हुई थी। उसके सिर के पीछे भारी चीज से वार किया गया था और मरने से पहले वह बुरी तरह डरा हुआ था। रघुवीर सिंह कुर्सी पर पीछे टिक गए। मतलब साफ था, किसी ने रामनारायण की हत्या की, फिर उसकी लाश रेलवे लाइन के पास फेंक दी ताकि हादसा लगे। लेकिन सवाल यह था कि वह कागज उसके हाथ में कैसे आया। और सबसे बड़ा सवाल, हत्यारा कौन था। उसी समय बाहर से एक और आवाज आई। थाने के बाहर काफी भीड़ जमा थी। गांव के कई किसान गुस्से में थे। उनमें से एक किसान चिल्ला रहा था, हमारी जमीन के कागज रामनारायण के पास कैसे पहुंचे। रघुवीर सिंह बाहर आए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका नाम था महेंद्र। दरोगा जी, ये कागज हमारे हैं। हमसे धोखे से अंगूठा लगवाया गया था। किसने? रामनारायण ने, लेकिन मास्टर श्यामलाल को ये सब पता चल गया था। भीड़ में से कई लोग बोल पड़े, हाँ दरोगा जी, मास्टर जी सबको सच बताने वाले थे, पंचायत बुलाने वाले थे। अब बात धीरे धीरे साफ होने लगी थी। श्यामलाल रामनारायण की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने वाला था, इसलिए शायद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अगर रामनारायण ने मास्टर की हत्या की थी, तो रामनारायण को किसने मारा? तभी भीड़ में खड़ा एक दुबला पतला आदमी अचानक बोल पड़ा, दरोगा जी, मुझे कुछ कहना है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। वह आदमी था हरिराम। वह पहले रामनारायण के यहाँ काम करता था। रघुवीर सिंह ने उसे आगे बुलाया। क्या कहना है? हरिराम की आवाज कांप रही थी। उस रात मैंने कुछ देखा था। क्या? रामनारायण और मास्टर जी को? भीड़ में हलचल मच गई। कहाँ देखा? काले कुएं के पास। रघुवीर सिंह ने तुरंत पूछा, क्या हो रहा था वहां? हरिराम ने डरते हुए कहा, दोनों में जोरदार झगड़ा हो रहा था। फिर रामनारायण ने गुस्से में लोहे की रॉड उठाई और मास्टर जी के सिर पर मार दी। भीड़ सन रह गई। मास्टर जी वहीं गिर पड़े। फिर रामनारायण ने उनकी लाश बोरे में डाली और कुएं में फेंक दी। थाने में कुछ देर के लिए पूरी खामोशी छा गई। ये हत्या की सीधी गवाही थी, लेकिन रघुवीर सिंह का दिमाग अभी भी उसी जगह अटका था। उन्होंने धीरे से पूछा, अच्छा, फिर रामनारायण को किसने मारा? हरिराम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने नजरें झुका ली।
मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज में साफ डर था। रघुवीर सिंह ने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, सच बोल हरिराम, नहीं तो अभी जेल भेज दूंगा। हरिराम के माथे पर पसीना आ गया। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और बोला, दरोगा जी, रामनारायण को मैंने नहीं मारा, लेकिन जिस आदमी ने मारा वह अभी भी जिंदा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। रघुवीर सिंह ने तुरंत पूछा, कौन? हरिराम ने कांपती उंगली से भीड़ की तरफ इशारा किया और बोला, वही आदमी जो इस समय यहीं खड़ा है। हरिराम की उंगली जैसे ही भीड़ की तरफ उठी, थाने के आंगन में खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। थानेदार रघुवीर सिंह ने तेज आवाज में कहा, सब लोग वहीं खड़े रहो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। दोनों सिपाहियों ने तुरंत गेट के पास खड़े होकर रास्ता रोक लिया। रघुवीर सिंह ने हरिराम से पूछा, साफ साफ बता, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हरिराम की उंगली धीरे धीरे भीड़ में खड़े एक आदमी पर टिक गई। वह आदमी था महेंद्र, वही महेंद्र जो कुछ देर पहले किसानों की तरफ से बोल रहा था। भीड़ में हलचल मच गई। महेंद्र गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहा है हरिराम? हरिराम कांपती आवाज में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सब देखा है। रघुवीर सिंह ने महेंद्र की तरफ देखा, क्या कहना है तुम्हें? महेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, दरोगा जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो उस रात अपने घर पर था। रघुवीर सिंह ने शांत आवाज में पूछा, कोई गवाह है? महेंद्र थोड़ा अटक गया। घर वाले हैं। थानेदार मुस्कुराए, घर वाले तो किसी के भी गवाह बन सकते हैं। फिर उन्होंने हरिराम से कहा, अब तू पूरी बात बता। हरिराम ने गहरी सांस ली। उस रात जब रामनारायण मास्टर की लाश कुएं में फेंक कर वापस जा रहा था, तब महेंद्र वहीं खेतों के पास छुपा हुआ था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। महेंद्र के पिता की जमीन भी रामनारायण ने हड़प ली थी। महेंद्र का चेहरा तमतमा गया, लेकिन वह चुप रहा। हरिराम आगे बोला, रामनारायण जैसे ही खेतों की पगडंडी से गुजर रहा था, महेंद्र अचानक सामने आ गया। उसके हाथ में फावड़ा था। उसने रामनारायण से कहा, आज तेरे पाप का हिसाब होगा। सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। रामनारायण डर गया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महेंद्र ने फावड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। थाने में खामोशी छा गई। हरिराम बोला, रामनारायण वहीं गिर पड़ा और मर गया। फिर महेंद्र ने उसकी लाश को घसीटकर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया, ताकि लगे कि ट्रेन से कटकर मरा है। रघुवीर सिंह ने महेंद्र की तरफ देखा, क्या ये सच है? महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। भीड़ चौंक गई। महेंद्र बोला, हाँ, मैंने मारा उसे। थाने में हलचल मच गई, लेकिन मैंने गलत नहीं किया। उसकी आवाज में गुस्सा था। उस आदमी ने पूरे गांव को लूट लिया था। मेरे बाप की जमीन छीन ली, उन्हें सड़क पर ला दिया। मास्टर श्यामलाल ही अकेले आदमी थे जो उसके खिलाफ खड़े हुए, और उसने उन्हें मार डाला। महेंद्र की आंखें लाल हो गई थीं। अगर मैं उस रात उसे नहीं मारता, तो शायद वह और लोगों को भी खत्म कर देता। भीड़ में कई लोग चुपचाप खड़े थे। कुछ के चेहरे पर सहमति भी दिखाई दे रही थी, लेकिन कानून की नज़र में ये हत्या थी। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया, महेंद्र को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर महेंद्र के हाथों में हथकड़ी डाल दी, लेकिन उसी समय थाने के बाहर से अचानक एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज आई। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वह औरत थी कमला, रामनारायण की पत्नी। वह भागती हुई अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह सीधे थानेदार के सामने आकर रोने लगी, दरोगा जी, मेरे आदमी का असली कातिल महेंद्र नहीं है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। रघुवीर सिंह ने गंभीर नजर से पूछा, तो फिर कौन है? कमला कांपती आवाज में बोली, मेरे आदमी को जिस आदमी ने मारा, वह इस गांव का नहीं है। वह कोई और है, और वह आज भी जिंदा है। कमला की बात सुनते ही थाने में खामोशी छा गई। महेंद्र के हाथों में हथकड़ी लगी थी, लेकिन अब सबकी नजर कमला पर टिक गई थी। थानेदार रघुवीर सिंह ने धीरे से पूछा, साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? कमला रोते हुए बोली, महेंद्र ने मेरे आदमी को नहीं मारा। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, अरे झूठ बोल रही है ये, मैंने खुद कहा है कि मैंने मारा। लेकिन कमला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे थानेदार की तरफ देख रही थी। दरोगा जी, उस रात मेरे आदमी घर से निकले जरूर थे, लेकिन वो जिंदा वापस भी आए थे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए।
रघुवीर सिंह ने पूछा, क्या मतलब? कमला बोली, रात करीब 11 बजे वह घर लौटे थे। उनके कपड़े गीले थे और वह बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, कमला, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। थानेदार ने तुरंत पूछा, क्या गलती? कमला की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि गुस्से में उन्होंने मास्टर श्यामलाल को मार दिया। थाने में सन्नाटा छा गया। कमला आगे बोली, उन्होंने कहा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरा गांव उनके पीछे पड़ जाएगा। फिर वह जल्दी जल्दी घर के अंदर गए और अलमारी से कुछ कागज निकाले। रघुवीर सिंह समझ गए, वही जमीन के कागज। कमला बोली, उन्होंने कहा कि इन कागजों को छुपाना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वह दोबारा घर से निकले और उसके बाद कमला की आवाज टूट गई। वह कभी वापस नहीं आए। रघुवीर सिंह ने गंभीर आवाज में पूछा, तो तुम्हें कैसे पता कि उन्हें किसने मारा? कमला ने धीरे से कहा, क्योंकि उस रात कोई हमारे घर आया था। सब चौंक गए। कौन? कमला बोली, एक आदमी जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वह दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, रामनारायण कहाँ है? रघुवीर सिंह ने पूछा, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि वह अभी अभी घर से निकले हैं। फिर वह आदमी बिना कुछ बोले उसी दिशा में चला गया जिधर मेरे आदमी गए थे। थाने में मौजूद हर आदमी ध्यान से सुन रहा था। रघुवीर सिंह ने पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? कमला ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज मैंने जरूर सुनी थी। कैसी आवाज? कमला ने धीरे से कहा, वह हमारे कस्बे का आदमी नहीं था। उसकी बोली अलग थी, जैसे शहर के लोग बोलते हैं। ये सुनकर रघुवीर सिंह सोच में पड़ गए। अगर यह सच था तो इसका मतलब मामला गांव की दुश्मनी से बड़ा था। उन्होंने पूछा, उस आदमी की कोई और पहचान? कमला ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, हाँ, एक बात और थी। क्या? उसके हाथ में एक चमड़े का बैग था। रघुवीर सिंह अचानक चौकन्ने हो गए। कैसा बैग? काला, और उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। थानेदार की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें अचानक एक बात याद आई। कुछ दिन पहले ही जिला शहर से एक आदमी बहरामपुर आया था। वह खुद को वकील बता रहा था और उसके हाथ में हमेशा एक काला चमड़े का बैग रहता था। उसका नाम था विनोद माथुर। रघुवीर सिंह ने तुरंत सिपाही की तरफ देखा। अभी के अभी पता करो, वो वकील अभी कस्बे में है या नहीं। सिपाही भागते हुए बाहर गया। करीब 10 मिनट बाद वह हौंफता हुआ वापस आया। दरोगा जी, क्या हुआ? वह वकील सुबह की बस से कस्बा छोड़कर चला गया। ये सुनते ही रघुवीर सिंह की नजर तेज हो गई। अब मामला और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब शक सिर्फ एक हत्या पर नहीं था, बल्कि उस आदमी पर था, जो शायद पूरे खेल का असली खिलाड़ी था। विनोद माथुर का नाम सामने आते ही मामला और उलझ गया। बहरामपुर जैसे छोटे कस्बे में शहर का वकील अचानक आकर कुछ दिन रहे और फिर हत्या के बाद अचानक गायब हो जाए, ये बात साधारण नहीं थी। थानेदार रघुवीर सिंह ने तुरंत सिपाही रामदीन से पूछा, ये वकील कस्बे में कब आया था? रामदीन बोला, लगभग 10 दिन पहले दरोगा जी। कहाँ ठहरा था? बस अड्डे के पास वाली धर्मशाला में। रघुवीर सिंह तुरंत वहां पहुंच गए। धर्मशाला का मालिक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था जगन्नाथ। रघुवीर सिंह ने पूछा, विनोद माथुर यहाँ ठहरा था? जगन्नाथ बोला, हाँ साहब, कमरे नंबर 3 में। किस काम से आया था? कहता था कि कुछ जमीन के कागज देखने आया है। ये सुनकर रघुवीर सिंह का शक और गहरा हो गया। उन्होंने पूछा, उसके पास कौन कौन आता था? जगन्नाथ ने थोड़ा सोचकर कहा, 2 लोग आते थे। कौन? एक तो रामनारायण और दूसरा मास्टर श्यामलाल। ये सुनकर थानेदार कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। मतलब साफ था, वकील विनोद माथुर दोनों को जानता था और शायद वही जमीन के कागजों का खेल समझ रहा था। रघुवीर सिंह ने कमरे की तलाशी लेने को कहा। कमरा खाली था, लेकिन मेज के नीचे एक पुरानी फाइल पड़ी हुई थी। फाइल खोलकर देखा गया तो उसमें कुछ कागज थे। उनमें से एक कागज देखकर रघुवीर सिंह चौंक गए। वह एक कोर्ट नोटिस था। उसमें लिखा था कि बहरामपुर की कई जमीनों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने वाला है और केस की शिकायतकर्ता का नाम था श्यामलाल। मतलब मास्टर श्यामलाल सच में अदालत जाने वाले थे। अगर केस दर्ज हो जाता तो रामनारायण की सारी जमीनें वापस किसानों को मिल सकती थी। लेकिन तभी रघुवीर सिंह की नजर फाइल के आखिरी कागज पर गई। वह एक नक्शा था, बहरामपुर का नक्शा, और उसमें एक जगह लाल गोले से घिरी हुई थी। वह जगह थी काला कुआं। थानेदार ने नक्शे को ध्यान से देखा। कुएं के पास एक छोटा सा निशान भी बना हुआ था और उसके पास लिखा था, पुराना रास्ता।
रघुवीर सिंह को तुरंत शक हुआ। उन्होंने सिपाहियों से कहा, चलो अभी काले कुएं चलते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फिर से उस जगह पहुंची। दोपहर ढल रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रघुवीर सिंह सीधे कुएं के पास गए और आसपास की जमीन देखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें घास के बीच एक पत्थर थोड़ा अलग नजर आया। उन्होंने सिपाही से कहा, इसे हटाओ। पत्थर हटाया गया। नीचे मिट्टी थोड़ी ढीली थी। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे एक पुराना लकड़ी का ढक्कन दिखाई दिया। सिपाहियों ने उसे उठाया और जो दिखा उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। नीचे जमीन के अंदर एक संकरी सुरंग थी। रघुवीर सिंह ने टॉर्च जलाकर अंदर रोशनी डाली। सुरंग सीधी कुएं की तरफ जा रही थी। मतलब कोई आदमी बिना ऊपर आए भी कुएं तक पहुंच सकता था। अब कई बातें समझ आने लगी थी। किसी ने शायद इसी सुरंग का इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी सिपाही रामदीन ने डरते हुए कहा, दरोगा जी, अंदर कुछ पड़ा है। रघुवीर सिंह खुद नीचे झुककर देखने लगे। सुरंग के अंदर कुछ दूरी पर एक आदमी पड़ा हुआ था। उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। रघुवीर सिंह धीरे धीरे सुरंग में उतरे। उन्होंने उस आदमी को पलटकर देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर का वही वकील था, विनोद माथुर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जिंदा था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो, वह आदमी फिर आ जाएगा। विनोद माथुर को सुरंग से बाहर निकाला गया। उसका शरीर मिट्टी और काई से भरा हुआ था। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई घंटों से उस अंधेरी सुरंग में छुपा हुआ था। थानेदार रघुवीर सिंह ने सिपाहियों से कहा, उसे बैठाओ। विनोद को कुएं के पास पत्थर पर बैठा दिया गया। वह लगातार कांप रहा था। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ, यहाँ क्या कर रहे थे? विनोद ने पहले पानी मांगा। सिपाही ने लोटे से पानी दिया। उसने जल्दी जल्दी पानी पिया और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं यहाँ छुपा हुआ था। किससे? विनोद ने कांपती आवाज में कहा, उस आदमी से। कौन आदमी? विनोद कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी नजर बार बार सुरंग के अंधेरे की तरफ जा रही थी। फिर वह बोला, जिसने रामनारायण को मारा। रघुवीर सिंह ने तुरंत पूछा, तो तुमने हत्या देखी थी? विनोद ने सिर हिलाया। हाँ। सिपाही रामदीन भी ध्यान से सुन रहा था। विनोद बोला, मैं यहाँ जमीन के कागजों की जांच करने आया था। मास्टर श्यामलाल ने मुझे शहर से बुलाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें शक था कि रामनारायण ने बहुत लोगों की जमीन धोखे से अपने नाम कर ली है। ये वही बात थी जो पुलिस पहले से जान चुकी थी। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। विनोद ने आगे कहा, उस रात मास्टर और रामनारायण की बहस हुई थी। मैं भी वहां था, लेकिन मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। फिर रामनारायण ने गुस्से में लोहे की रॉड से मास्टर के सिर पर वार कर दिया। सिपाही रामदीन बोला, ये तो हमें पता है। विनोद ने सिर हिलाया। लेकिन असली बात उसके बाद हुई। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। रामनारायण मास्टर की लाश बोरे में डालकर कुएं की तरफ ले गया। मैं डर गया था, इसलिए मैं पीछे पीछे दूर से देख रहा था। फिर जैसे ही रामनारायण वापस मुड़ा, विनोद की आवाज अचानक धीमी हो गई। अचानक अंधेरे से कोई आदमी सामने आया। रघुवीर सिंह ने पूछा, कौन? विनोद बोला, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वह बहुत ताकतवर आदमी था। उसने बिना कुछ बोले रामनारायण के सिर पर वार किया। रामनारायण वहीं गिर पड़ा। ये बात महेंद्र की कहानी से मिलती जुलती थी। लेकिन विनोद आगे बोला, लेकिन वह आदमी महेंद्र नहीं था। थानेदार की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर कौन था? विनोद ने डरते हुए कहा, मैं उसे पहचान गया था। कौन? विनोद ने कांपती आवाज में कहा, वह इस गांव का सबसे सम्मानित आदमी है, जिसे सब लोग अच्छा समझते हैं। लेकिन वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। रघुवीर सिंह ने तेज आवाज में पूछा, नाम बोलो। विनोद ने धीरे धीरे कहा, वह आदमी है। तभी अचानक दूर खेतों की तरफ से एक तेज आवाज आई। धान्य। गोलियों की आवाज सुनते ही सब लोग चौंक गए। अगले ही पल विनोद माथुर का शरीर झटका खाकर पीछे गिर पड़ा। उसके सीने से खून निकल रहा था। सिपाही रामदीन चिल्लाया, दरोगा जी, गोली। रघुवीर सिंह तुरंत जमीन पर झुक गए और खेतों की तरफ देखने लगे। लेकिन अंधेरा बढ़ने लगा था। दूर खेतों के बीच कोई परछाई भागती हुई दिखाई दी और कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गई। उधर जमीन पर पड़ा विनोद माथुर आखिरी सांसें ले रहा था। रघुवीर सिंह उसके पास झुके। जल्दी बोलो, कौन था वह? विनोद ने बहुत कोशिश करके आंखें खोली। उसने मुश्किल से एक शब्द कहा, प्रधान।
और फिर उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। विनोद माथुर मर चुका था। विनोद माथुर के मुंह से प्रधान शब्द निकलते ही उसकी सांस टूट गई। उसके शरीर ने हल्का सा झटका लिया और फिर वह बिल्कुल शांत हो गया। काले कुएं के पास खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। थानेदार रघुवीर सिंह धीरे धीरे खड़े हुए। उनके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गंभीरता थी। सिपाही रामदीन बोला, दरोगा जी, उसने प्रधान कहा था क्या? रघुवीर सिंह ने बिना जवाब दिए खेतों की तरफ देखा जहां से गोली चली थी। अब अंधेरा गिरने लगा था। खेतों के बीच कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, 2 सिपाही खेतों की तरफ जाओ, बाकी लोग यहीं रहो। लेकिन थोड़ी देर तलाश करने के बाद भी किसी का पता नहीं चला। गोली चलाने वाला आदमी भाग चुका था। रात तक विनोद माथुर की लाश थाने पहुंचा दी गई। अब मामला और भी गंभीर हो चुका था। पहले श्यामलाल मास्टर की हत्या, फिर रामनारायण की मौत, और अब तीसरा आदमी भी मारा गया था। और मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द बोला था, प्रधान। बहरामपुर का प्रधान था जगदीश चौधरी। गांव में उसका बहुत रुतबा था। लंबा कद, भारी आवाज और राजनीतिक पहुंच। गांव के ज्यादातर फैसले वही करता था, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अगली सुबह थानेदार रघुवीर सिंह सीधे प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान का घर गांव का सबसे बड़ा मकान था। आंगन में कई लोग बैठे थे। जगदीश चौधरी कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। पुलिस को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी। आइए दरोगा जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? रघुवीर सिंह ने सीधे पूछा, कल रात कहाँ थे आप? प्रधान ने बिना घबराए जवाब दिया, अपने घर पर। कोई गवाह? प्रधान हंस पड़ा, पूरा घर है मेरा, बीवी, बच्चे, नौकर, सब गवाह हैं। रघुवीर सिंह ने उसकी आंखों में देखा। विनोद माथुर को जानते थे। प्रधान ने कुछ सेकंड सोचा। हाँ, वह वकील जो पिछले हफ्ते आया था, आपसे मिलने आया था। प्रधान ने हुक्के का कश लिया। एक बार आया था, जमीन के बारे में पूछने। किस जमीन के बारे में? प्रधान ने शांत आवाज में कहा, वही जमीन जिसके कागज आपने कुएं से निकाले हैं। ये सुनकर रघुवीर सिंह चौंक गए। आपको कैसे पता कि कागज कुएं से मिले हैं? प्रधान मुस्कुराया, दरोगा जी, गांव में कोई बात छुपती नहीं। थानेदार कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, विनोद माथुर मरने से पहले एक नाम लेकर गया है। प्रधान ने हुक्का नीचे रख दिया। कौन सा नाम? प्रधान। आंगन में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन जगदीश चौधरी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह आराम से बोला, गांव में प्रधान तो मैं ही हूं, तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, सवाल का जवाब दीजिए। प्रधान कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। दरोगा जी, शक करना आपका काम है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। फिर वह थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, और इस गांव में सबूत मिलना इतना आसान नहीं है। उसकी बात में छिपी धमकी साफ महसूस हो रही थी। रघुवीर सिंह ने बिना कुछ कहे उसे देखा, फिर मुड़कर बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वह आंगन से बाहर जा रहे थे, उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। वह एक जूते का निशान था, गहरे तले वाला जूता, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा कल रात काले कुएं के पास मिट्टी में मिला था। रघुवीर सिंह कुछ सेकंड तक उस निशान को देखते रहे, फिर धीरे से सिर उठाकर प्रधान की तरफ देखा। अब उन्हें लगभग यकीन हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद गांव का प्रधान ही था। प्रधान जगदीश चौधरी के आंगन में मिला जूते का निशान देखकर थानेदार रघुवीर सिंह के शक को और ताकत मिल गई। लेकिन सिर्फ शक से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उन्हें ठोस सबूत चाहिए था। वह बिना कुछ कहे प्रधान के घर से बाहर निकल आए। सिपाही रामदीन ने धीरे से पूछा, दरोगा जी, क्या सच में प्रधान ही है? रघुवीर सिंह ने धीमी आवाज में कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मामला उसी तरफ जा रहा है। थाने पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक काम किया। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, प्रधान के जूतों का पता लगाओ। रामदीन चौंका, जूते? हाँ, वही जूते जिनका निशान हमें कुएं के पास मिला था। उसी समय एक और खबर आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। विनोद माथुर की मौत गोली लगने से हुई थी। गोली सीधी उसके सीने में लगी थी, और डॉक्टर ने लिखा था कि गोली करीब 50 से 60 फुट की दूरी से चलाई गई थी। मतलब साफ था, गोली चलाने वाला आदमी खेतों में छुपा हुआ था। रघुवीर सिंह कुर्सी पर बैठे सोच रहे थे, अगर प्रधान ही असली खिलाड़ी है, तो उसने 3 लोगों को क्यों मरवाया?
और जमीन के कागज कुएं में क्यों छुपाए गए? तभी उन्हें एक बात याद आई। धर्मशाला से मिली फाइल में जो नक्शा था, उसमें काले कुएं के पास पुराना रास्ता लिखा था। रघुवीर सिंह ने तुरंत उस नक्शे को फिर से मेज पर फैलाया। उन्होंने गौर से देखा, सुरंग सीधे कुएं तक जाती थी, लेकिन नक्शे में एक और निशान था, जो उन्होंने पहले ध्यान से नहीं देखा था। सुरंग का दूसरा सिरा भी था, और वह जाता था सीधे गांव के प्रधान के खेतों की तरफ। ये देखकर रघुवीर सिंह तुरंत खड़े हो गए। रामदीन जी, दरोगा जी, जीप निकालो, अभी प्रधान के खेत चलते हैं। कुछ देर बाद पुलिस जीप प्रधान के खेतों के पास पहुंची। खेत काफी बड़े थे, चारों तरफ ऊंची फसल खड़ी थी। रघुवीर सिंह ने ध्यान से जमीन देखनी शुरू की। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही गहरे जूते के निशान दिखाई दिए। निशान सीधे खेत के बीचों बीच जा रहे थे। वह उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। करीब 50 कदम आगे जाने पर फसल के बीच एक छोटा सा खाली हिस्सा दिखाई दिया। जमीन थोड़ी खोदी हुई थी। सिपाहियों ने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में नीचे लकड़ी का एक ढक्कन दिखाई दिया। रघुवीर सिंह समझ गए, यही सुरंग का दूसरा रास्ता था। ढक्कन हटाया गया। नीचे वही सुरंग थी जो सीधे काले कुएं तक जाती थी। अब लगभग सब कुछ साफ हो चुका था। इस सुरंग का इस्तेमाल वही आदमी कर सकता था जिसके खेत यहाँ थे, और ये खेत थे प्रधान जगदीश चौधरी के। लेकिन तभी सिपाही रामदीन की नजर पास की झाड़ियों में पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था। उसने जाकर देखा और जोर से बोला, दरोगा जी, इधर आइए। रघुवीर सिंह वहां पहुंचे। झाड़ियों में एक बंदूक पड़ी थी, पुरानी लेकिन मजबूत। उन्होंने उसे ध्यान से उठाया। बंदूक के मुंह से अभी भी बारूद की हल्की गंध आ रही थी। मतलब इसी बंदूक से कल रात गोली चली थी। रामदीन बोला, दरोगा जी, अब तो सबूत मिल गया। रघुवीर सिंह ने बंदूक को देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ, अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन उसी समय दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। एक जीप तेज रफ्तार से खेतों की तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड में वह पास आ गई। जीप रुकी और उसमें से उतरा प्रधान जगदीश चौधरी। उसके साथ 4-5 आदमी भी थे। प्रधान ने पुलिस के हाथ में बंदूक देखी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, दरोगा जी, लगता है आपने सच के बहुत करीब पहुंचने की कोशिश कर ली है। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने साथ आए आदमियों की तरफ देखा और जोर से कहा, अब इन्हें वापस जाने मत देना। प्रधान जगदीश चौधरी के शब्द सुनते ही खेतों का माहौल अचानक बदल गया। उसके साथ आए आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके हाथों में लाठी और फावड़े थे। सिपाही रामदीन घबरा गया, दरोगा जी। लेकिन रघुवीर सिंह बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, घबराओ मत, सब पीछे खड़े रहो। प्रधान हंसते हुए बोला, दरोगा जी, आपने बहुत मेहनत की है। सुरंग भी ढूंढ ली, बंदूक भी मिल गई, लेकिन एक गलती कर दी आपने। रघुवीर सिंह ने सीधा पूछा, कौन सी? प्रधान ने खेतों की तरफ हाथ फैलाया। आप मेरे इलाके में आ गए। उसके आदमी अब पुलिस के और करीब आ चुके थे, लेकिन रघुवीर सिंह के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था। उन्होंने जेब से कुछ निकाला, एक छोटा सा वायरलेस सेट। प्रधान ने भौहें सिकोड़ ली। रघुवीर सिंह शांत आवाज में बोले, जगदीश चौधरी, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुमने एक बात भूल गए, पुलिस कभी अकेली नहीं आती। इतना कहते ही दूर सड़क की तरफ से कई गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में 3 पुलिस जीपें खेत के पास आकर रुक गईं। उनमें से दर्जनों सिपाही उतर आए। प्रधान के साथ आए आदमी एकदम रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, जगदीश चौधरी, तुम्हें 3 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। प्रधान कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे हंसने लगा। दरोगा जी, आप अभी भी पूरी कहानी नहीं जानते। रघुवीर सिंह ने कहा, तो बता दो। प्रधान ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने रामनारायण को मरवाया। भीड़ में खड़े कुछ किसानों ने ये सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखा। प्रधान बोला, लेकिन मैंने श्यामलाल को नहीं मारा, उसे रामनारायण ने मारा। ये बात पहले ही साबित हो चुकी थी। प्रधान आगे बोला, असल खेल जमीन का था। रामनारायण किसानों की जमीन हड़प रहा था, लेकिन असली मालिक मैं बनना चाहता था। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। प्रधान ने कहा, अगर मास्टर श्यामलाल कोर्ट में केस कर देते तो रामनारायण भी फंसता और मैं भी। इसलिए रामनारायण का जिंदा रहना मेरे लिए खतरा था, और जब उसने मास्टर को मार दिया तब मुझे मौका मिल गया।
रघुवीर सिंह ध्यान से सुन रहे थे। प्रधान बोला, मैंने सुरंग का इस्तेमाल किया और अंधेरे में रामनारायण को खत्म कर दिया। फिर उसकी लाश रेलवे लाइन के पास फेंक दी और जमीन के कागज कुएं में छुपा दिए। अब लगभग पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। लेकिन रघुवीर सिंह ने पूछा, विनोद माथुर को क्यों मारा? प्रधान की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने सब देख लिया था और वह सच बोलने वाला था। इतना कहकर प्रधान चुप हो गया। कुछ सेकंड के लिए खेतों में सन्नाटा छा गया। फिर रघुवीर सिंह ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर प्रधान के हाथों में हथकड़ी डाल दी। जगदीश चौधरी ने एक बार चारों तरफ देखा। उसके चेहरे से अब घमंड गायब हो चुका था। उसने धीरे से कहा, दरोगा जी, आपने खेल जीत लिया। रघुवीर सिंह ने शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, ये खेल नहीं था, यह न्याय था। कुछ ही देर में प्रधान को पुलिस जीप में बैठा दिया गया। काले कुएं का राज आखिरकार खुल चुका था। लेकिन जब जीप वहां से निकल रही थी, तभी खेतों के उस पार खड़े बूढ़े रामखेलावन ने धीरे से कहा, दरोगा जी, एक बात और है। रघुवीर सिंह ने जीप रोक दी। क्या? बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। फिर बोला, जिस रात मास्टर मारे गए थे, उस रात कुएं के पास 2 आदमी थे। रघुवीर सिंह चौंक गए। 2? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, और दूसरा आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। बूढ़े रामखेलावन की बात सुनकर थानेदार रघुवीर सिंह कुछ पल के लिए चुप रह गए। पुलिस जीप खेत के किनारे खड़ी थी और प्रधान जगदीश चौधरी हथकड़ी लगाकर अंदर बैठा था। रघुवीर सिंह धीरे धीरे जीप से उतरे। तुमने क्या कहा? 2 आदमी। रामखेलावन ने सिर हिलाया। हाँ दरोगा जी, 2। रघुवीर सिंह ने गंभीर आवाज में पूछा, पहला कौन था? पहला रामनारायण था, जिसने मास्टर को मारा। और दूसरा? रामखेलावन ने कुएं की दिशा में देखा। दूसरा आदमी थोड़ी देर बाद आया था। ये सुनकर रघुवीर सिंह का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या वह प्रधान था? रामखेलावन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। ये सुनकर सब चौंक गए। लेकिन प्रधान ने तो खुद कबूल किया है कि उसने रामनारायण को मारा। बूढ़ा बोला, हाँ, उसने रामनारायण को मारा होगा। लेकिन जब मैं वहां था, तब जो आदमी आया था, वह प्रधान नहीं था। अब मामला फिर से उलझने लगा था। रघुवीर सिंह ने पूछा, तुमने उसे साफ देखा था? चेहरा नहीं, लेकिन कद और चाल पहचान सकता हूं। कैसी चाल? रामखेलावन ने धीरे से कहा। वह लंगड़ा कर चल रहा था। ये सुनते ही रघुवीर सिंह के दिमाग में एक नाम कौन था। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या वह आदमी हरिराम हो सकता है? रामखेलावन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, हाँ, वही चाल थी। ये सुनते ही रघुवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। हरिराम, वही आदमी जिसने थाने में खड़े होकर महेंद्र पर इल्जाम लगाया था। वही आदमी जिसने पूरी कहानी सुनाई थी। अगर वह उस रात वहां था, तो उसने पुलिस से झूठ क्यों बोला? रघुवीर सिंह तुरंत जीप में बैठे। थाने चलो अभी। कुछ देर बाद पुलिस जीप थाने पहुंची। लेकिन जैसे ही रघुवीर सिंह अंदर गए, सिपाही रामदीन घबराया हुआ उनके पास आया। दरोगा जी, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? रामदीन बोला, हरिराम थाने से भाग गया। क्या? वह शौच के बहाने बाहर गया था, फिर वापस नहीं आया। रघुवीर सिंह समझ गए। अब सच्चाई सामने आने लगी थी। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे गांव में तलाश करो। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, खेत, हर जगह। लेकिन 2 घंटे तक तलाश करने के बाद भी हरिराम का कोई पता नहीं चला। रात गहरा चुकी थी। थानेदार अपने कमरे में बैठकर सारी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी नजर मेज पर रखे एक पुराने कागज पर पड़ी। वह जमीन का नक्शा था, जिसमें काले कुएं और सुरंग का रास्ता बना था। लेकिन अचानक उन्हें एक बात समझ में आई। नक्शे में सुरंग का रास्ता प्रधान के खेत तक दिखाया गया था। लेकिन सुरंग का एक छोटा मोड़ और भी था, जो जाता था सीधे हरिराम की झोपड़ी की तरफ। रघुवीर सिंह कुर्सी से तुरंत उठ खड़े हुए। रामदीन जी, दरोगा जी, जीप निकालो, हरिराम के घर चलते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गई। झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। रघुवीर सिंह ने टॉर्च जलाई और जैसे ही वह अंदर गए, उनकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। वह खून के ताजा धब्बे थे और उनके ठीक सामने हरिराम जमीन पर पड़ा था। लेकिन वह मरा हुआ नहीं था। उसकी सांस चल रही थी। और जैसे ही उसने थानेदार को देखा, उसने बहुत मुश्किल से एक शब्द कहा, कुआं। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। हरिराम के मुंह से कुआं शब्द निकलते ही उसका सिर एक तरफ धुलक गया। लेकिन उसकी सांस अभी चल रही थी। सिपाही रामदीन घबरा गया।
दरोगा जी, यह जिंदा है। रघुवीर सिंह तुरंत उसके पास झुके। हरिराम के सिर के पीछे गहरी चोट थी और खून अभी भी बह रहा था। इसे तुरंत अस्पताल ले जाओ, उन्होंने आदेश दिया। 2 सिपाही हरिराम को उठाकर जीप की तरफ ले गए, लेकिन रघुवीर सिंह वहीं झोपड़ी के अंदर खड़े रहे। उनकी नज़र जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ टॉर्च की रोशनी घुमाई। झोपड़ी के अंदर ज्यादा सामान नहीं था, एक चारपाई, एक पुराना संदूक और कोने में मिट्टी का चूल्हा। लेकिन संदूक के पास जमीन थोड़ी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ धोने की कोशिश की हो। रघुवीर सिंह ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागज रखे थे, लेकिन सबसे नीचे उन्हें एक चीज मिली, एक लोहे की छोटी रॉड। रॉड के सिरे पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। ये देखकर रघुवीर सिंह समझ गए, यही हथियार था जिससे हरिराम पर हमला किया गया था। लेकिन सवाल वही था, हमला किसने किया? रघुवीर सिंह झोपड़ी से बाहर निकले और चारों तरफ नजर दौड़ाए। रात गहरी हो चुकी थी, खेतों के बीच हल्की हवा चल रही थी। तभी उनकी नजर दूर मिट्टी पर पड़े कुछ निशानों पर गई। वह पैरों के निशान थे, और वे सीधे उसी दिशा में जा रहे थे जहां काला कुआं था। रघुवीर सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत जीप की तरफ देखा। रामदीन जी, दरोगा जी, हरिराम को अस्पताल भेजो और 2 सिपाही मेरे साथ चले गए। कुछ ही मिनटों में पुलिस फिर से काले कुएं की तरफ बढ़ रही थी। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही सन्नाटा महसूस होने लगा। रघुवीर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक उन्हें कुएं के पास हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। उन्होंने हाथ उठाकर सिपाहियों को रुकने का इशारा किया, फिर धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। कुएं के पास झाड़ियों के पीछे एक आदमी झुका हुआ था, वह जमीन खोद रहा था। रघुवीर सिंह ने जोर से कहा, पुलिस, वहीं रुक जाओ। आदमी चौंककर पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और रघुवीर सिंह एक पल के लिए हैरान रह गए। वह आदमी था महेंद्र, वही महेंद्र जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सिपाही भी चौंक गए। रामदीन बोला, लेकिन ये तो थाने में था। महेंद्र के हाथ में फावड़ा था, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वह घबराई आवाज में बोला, दरोगा जी, मैं भागा नहीं हूं, मैं सच ढूंढने आया हूं। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, रात के इस वक्त कुएं के पास मिट्टी क्यों खोद रहे हो? महेंद्र ने जमीन की तरफ इशारा किया, क्योंकि असली राज अभी भी यहीं दबा हुआ है। कौन सा राज? महेंद्र ने गहरी सांस ली। जिस आदमी ने हरिराम पर हमला किया, वह यहीं कहीं छुपा हुआ है। रघुवीर सिंह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? महेंद्र ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उसे अभी अभी सुरंग के अंदर जाते देखा है। ये सुनते ही सिपाहियों ने टॉर्च कुएं की तरफ घुमा दी। कुएं के अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। कुएं के अंदर से आती हल्की आवाज सुनकर सब लोग एकदम सतर्क हो गए। रात गहरी थी और हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली गई, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर वही आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई पत्थरों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा हो। सिपाही रामदीन ने धीरे से कहा, दरोगा जी, कोई सच में ऊपर आ रहा है। रघुवीर सिंह ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। कुछ सेकंड बाद कुएं की दीवार पर एक हाथ दिखाई दिया, फिर दूसरा हाथ, और धीरे धीरे एक आदमी ऊपर चढ़कर किनारे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, और उसी पल सबकी सांस रुक गई। वह आदमी था हरिराम। लेकिन यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ ही देर पहले हरिराम को घायल हालत में अस्पताल भेजा गया था। महेंद्र चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? रघुवीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर उन्हें समझ में आया, वह हरिराम नहीं था। वह आदमी हरिराम जैसा दिखता जरूर था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अलग था। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, तुम कौन हो? वह आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, अच्छा है दरोगा जी, आपने पहचान लिया। महेंद्र घबरा गया, ये कौन है? रघुवीर सिंह ने गहरी सांस ली, फिर बोले, ये हरिराम नहीं है, यह उसका जुड़वा भाई है। सिपाही चौंक गए, जुड़वा भाई? वह आदमी हंस पड़ा, हाँ, मेरा नाम है हरीश। अब पूरी कहानी का एक नया हिस्सा सामने आ रहा था। हरीश बोला, मैं शहर में रहता था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही गांव वापस आया। हरिराम ने मुझे सब कुछ बताया था, रामनारायण की चालें,
प्रधान की साजिश और जमीन का खेल। महेंद्र बोला, तो तुमने हरिराम पर हमला क्यों किया? हरीश का चेहरा अचानक सख्त हो गया, क्योंकि वह डर गया था। वह सच बोलने से पीछे हट रहा था। वह सबूत छुपाना चाहता था। रघुवीर सिंह ने पूछा, कौन सा सबूत? हरीश ने जमीन की तरफ इशारा किया। यहीं दबा हुआ है। महेंद्र ने फावड़े से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों में जमीन के नीचे एक लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा खोला गया। अंदर कई कागज और एक पुराना रजिस्टर था। रघुवीर सिंह ने टॉर्च की रोशनी में उसे देखा। रजिस्टर में कई नाम लिखे थे, गांव के किसानों के नाम, और उनके सामने रकम लिखी थी। लेकिन सबसे ऊपर लिखा था, जगदीश चौधरी असली साझेदार। मतलब साफ था, रामनारायण अकेला नहीं था। प्रधान जगदीश चौधरी और हरिराम भी इस जमीन के खेल में शामिल थे। लेकिन तभी रघुवीर सिंह ने एक और चीज देखी। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक नाम और लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे देखकर वह खुद भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। वह नाम था रघुवीर सिंह। महेंद्र चौंक गया। दरोगा जी, यह आपका नाम है? रघुवीर सिंह की आंखें उस पन्ने पर टिक गईं, क्योंकि उसके सामने लिखी रकम बहुत बड़ी थी। और उसी समय हरीश धीरे से मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया दरोगा जी, ये खेल कितना बड़ा है। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर अपना नाम देखकर थानेदार रघुवीर सिंह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। टॉर्च की रोशनी अभी भी उसी पन्ने पर पड़ी हुई थी। महेंद्र हैरानी से बोला, दरोगा जी, ये कैसे हो सकता है? सिपाही रामदीन भी घबरा गया। साहब, इसमें आपका नाम क्यों लिखा है? लेकिन रघुवीर सिंह की आवाज बिल्कुल शांत थी, क्योंकि ये किसी की चाल है। हरीश हल्का सा हंस पड़ा। चाल या सच? रघुवीर सिंह ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये सच है? हरीश बोला, दरोगा जी, इस रजिस्टर में गांव के हर उस आदमी का नाम है जो जमीन के खेल में शामिल था। रामनारायण, प्रधान, हरिराम, और आखिरी नाम आपका है। महेंद्र बेचैन हो गया। लेकिन दरोगा जी तो अभी कुछ महीने पहले ही इस इलाके में आए हैं। रघुवीर सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और यही बात साबित करती है कि ये झूठ है। उन्होंने रजिस्टर का पन्ना ध्यान से देखा, फिर बोले, ये नाम बाद में लिखा गया है। रामदीन ने पूछा, कैसे? रघुवीर सिंह ने उंगली से पन्ने की तरफ इशारा किया। बाकी सारे नाम नीली स्याही से लिखे हैं, लेकिन यह नाम काली स्याही से लिखा है। सब लोग ध्यान से देखने लगे। वाकई आखिरी नाम अलग स्याही से लिखा हुआ था। मतलब किसी ने बाद में ये नाम जोड़ दिया था। रघुवीर सिंह ने हरीश से पूछा, ये रजिस्टर तुम्हें कहाँ मिला? हरीश बोला, हरिराम ने मुझे दिया था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये सबूत बाहर लाना। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही थी। रघुवीर सिंह बोले, मतलब हरिराम और प्रधान दोनों इस खेल में शामिल थे। लेकिन जब मामला बिगड़ने लगा तो किसी ने सबूत छुपाने की कोशिश की। महेंद्र ने पूछा, कौन? रघुवीर सिंह कुछ सेकंड सोचते रहे, फिर बोले, वही आदमी जिसने रजिस्टर में मेरा नाम लिखा। सिपाही रामदीन बोला, लेकिन ऐसा क्यों करेगा? रघुवीर सिंह ने कहा, ताकि असली गुनहगार बच जाए। सब लोग चुप हो गए। कुएं के पास हल्की हवा चल रही थी। तभी दूर से जीप की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस जीप तेजी से वहां आकर रुकी। उसमें से एक सिपाही उतरा और जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ रघुवीर सिंह के पास आया। दरोगा जी, बड़ी खबर है। क्या हुआ? सिपाही हौंकते हुए बोला, हरिराम होश में आ गया है और उसने बयान दिया है। रघुवीर सिंह तुरंत चौकन्ने हो गए। क्या कहा उसने? सिपाही बोला, उसने कहा कि इस पूरे खेल का असली मालिक कोई और है। महेंद्र ने पूछा, कौन? सिपाही ने धीरे से कहा, वह आदमी जो आज तक पुलिस के साथ खड़ा रहा है। रघुवीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? सिपाही बोला, रामदीन। ये सुनते ही सबकी नजर एक साथ सिपाही रामदीन की तरफ घूम गई। रामदीन वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वही पुरानी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। और अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। रामदीन के हाथ में पिस्तौल देखते ही माहौल अचानक जम गया। काले कुएं के पास खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गए। टॉर्च की रोशनी सीधे रामदीन के चेहरे पर पड़ रही थी और अब उसके चेहरे पर वही पुरानी डरपोक सिपाही वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और अजीब सी मुस्कान थी। महेंद्र धीरे से पीछे हट गया। हरीश ने फावड़ा कसकर पकड़ लिया। रघुवीर सिंह बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, तो आखिर सच सामने आ ही गया। रामदीन हल्का सा हंसा। हाँ दरोगा जी,
बहुत देर से सही, लेकिन आपने आखिर सही रास्ता पकड़ ही लिया। महेंद्र गुस्से में बोला, मतलब ये सब तुमने किया? रामदीन ने सिर हिलाया। सीधे नहीं, लेकिन हाँ, ये पूरा खेल मेरे ही दिमाग का था। कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामदीन ने पिस्तौल थोड़ा ऊपर उठाए। दरोगा जी, आपको पता है इस गांव में सबसे ज्यादा जमीन किसके नाम होने वाली थी? किसी ने जवाब नहीं दिया। रामदीन खुद ही बोला, मेरे। महेंद्र चिल्लाया, लेकिन तुम तो सिर्फ एक सिपाही हो। रामदीन हंस पड़ा। सिपाही तो मैं बाद में बना, असली कहानी उससे बहुत पहले शुरू हुई थी। उसने कुएं की तरफ इशारा किया। यह जमीन, ये कुआं, ये सारे खेत पहले मेरे बाप के थे। रघुवीर सिंह ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। रामदीन बोला, सालों पहले रामनारायण ने धोखे से मेरे बाप की जमीन छीन ली। हम सड़क पर आ गए, और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं सब वापस लूंगा। अब उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मैंने पढ़ाई की, पुलिस में भर्ती हुआ, और उसी इलाके में पोस्टिंग करवाई। महेंद्र हैरान रह गया। तो ये सब बदला था? रामदीन बोला, सिर्फ बदला नहीं, योजना थी। रामनारायण लालची था, प्रधान उससे भी ज्यादा। मैंने दोनों को आपस में लड़ने दिया। मास्टर श्यामलाल सच के बहुत करीब पहुंच गए थे, इसलिए रामनारायण ने उन्हें मार दिया। और फिर? रामदीन की आंखों में चमक आ गई। मैंने अंधेरे में रामनारायण को खत्म कर दिया। अब पूरा सच सामने था। रघुवीर सिंह ने पूछा, और विनोद माथुर? रामदीन ने ठंडी आवाज में कहा, वह सब जान गया था, इसलिए उसे भी चुप कराना पड़ा। महेंद्र ने गुस्से में कहा, और हरिराम? रामदीन बोला, वह लालची था, रजिस्टर लेकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। अब सब कुछ साफ हो चुका था, लेकिन रघुवीर सिंह अभी भी शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने बहुत लंबा खेल खेला रामदीन। रामदीन मुस्कुराया, और लगभग जीत भी गया, लेकिन एक गलती हो गई। रघुवीर सिंह ने पूछा, कौन सी? रामदीन ने पिस्तौल सीधा उनकी तरफ कर दी। आपको जिंदा छोड़ दिया। महेंद्र घबरा गया। हरीश ने फावड़ा कसकर पकड़ लिया, लेकिन रघुवीर सिंह की आवाज अभी भी बिल्कुल स्थिर थी। तुम ये सोच रहे हो कि यहां से भाग जाओगे? रामदीन बोला, सुरंग है, रास्ता है, और अंधेरा भी। जब तक लोग समझेंगे मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। फिर उसने धीरे धीरे ट्रिगर दबाना शुरू किया, लेकिन उसी पल अचानक पीछे से एक आवाज आई, रामदीन, हथियार नीचे रखो। सबकी नजर पीछे गई। कुएं के रास्ते पर कई टॉर्चों की रोशनी दिखाई दी। जिला पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच चुकी थी। रामदीन कुछ पल के लिए ठिठक गया, और उसी पल रघुवीर सिंह बिजली की तरह उसकी तरफ झपटे। दोनों जमीन पर गिर पड़े। पिस्तौल दूर जा गिरी। सिपाहियों ने दौड़कर रामदीन को पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। रामदीन हौंफ रहा था। उसकी सारी चालाकी अब खत्म हो चुकी थी। रघुवीर सिंह ने उसे खड़ा किया, फिर शांत आवाज में कहा, बदला हमेशा न्याय नहीं होता। रामदीन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां काले कुएं से दूर जाती दिखाई दी। उस रात बहरामपुर का सबसे बड़ा राज आखिरकार खुल चुका था। काला कुआं अब फिर से शांत था, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि उस कुएं ने एक साथ बहुत सारे सच निगल लिए थे। और अगर उस रात थानेदार रघुवीर सिंह थोड़ा सा भी देर कर देते, तो शायद सच हमेशा के लिए उसी अंधेरे कुएं में दफन हो जाता। रामदीन को गिरफ्तार करने के बाद मामला लगभग खत्म हो चुका था। काले कुएं का राज खुल चुका था। 3 हत्याओं की सच्चाई सामने आ चुकी थी और गांव में फैला डर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। जगदीश चौधरी जेल भेज दिया गया। रामदीन को भी जिला जेल में बंद कर दिया गया। हरिराम अस्पताल में धीरे धीरे ठीक होने लगा। महेंद्र को अदालत ने निर्दोष मानकर छोड़ दिया। कुछ हफ्तों के बाद बहरामपुर में जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। खेतों में हल चलने लगे। चौपाल पर फिर से लोग बैठकर बातें करने लगे। लेकिन थानेदार रघुवीर सिंह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है। एक शाम वह थाने में पुराने कागज देख रहे थे। उनके सामने वही रजिस्टर रखा था जो काले कुएं के पास मिला था। उन्होंने एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ा। फिर अचानक उनकी नजर आखिरी पन्ने पर गई। वही पन्ना जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। रघुवीर सिंह ने उस पन्ने को फिर से गौर से देखा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने पन्ने को उल्टकर पीछे की तरफ देखा, और तभी उन्हें एक अजीब बात दिखाई दी। पन्ने के पीछे हल्के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने पेंसिल से दबाकर लिखा हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, और धीरे धीरे शब्द साफ दिखाई देने लगे। वहां लिखा था,
अगर यह रजिस्टर पुलिस तक पहुंचे तो समझ लेना कि असली खेल अभी बाकी है। रघुवीर सिंह की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने ध्यान से आगे पढ़ा। नीचे एक और लाइन लिखी थी, क्योंकि असली मालिक अभी भी जिंदा है। ये पढ़कर रघुवीर सिंह के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। रामनारायण मर चुका था, प्रधान जेल में था, रामदीन गिरफ्तार हो चुका था। फिर यह असली मालिक कौन था? तभी अचानक थाने के बाहर एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। दरोगा जी, क्या हुआ? सिपाही हौंकते हुए बोला। जेल से खबर आई है। क्या? रामदीन जेल से भाग गया? ये सुनते ही रघुवीर सिंह की आंखें तेज हो गईं। कैसे? सिपाही बोला। किसी ने उसकी मदद की है। कौन? सिपाही ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन जेल की दीवार के पास सुरंग मिली है। ये सुनते ही रघुवीर सिंह को काले कुएं की सुरंग याद आ गई। मतलब साफ था, कहीं न कहीं इस खेल में अभी भी कोई और आदमी शामिल था। कोई ऐसा आदमी जो परछाई की तरह हर जगह मौजूद था। और अब रामदीन फिर से आजाद था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल शायद अब शुरू होने वाला था। रामदीन के जेल से भागने की खबर सुनते ही थाने में हलचल मच गई। रघुवीर सिंह कुर्सी से तुरंत खड़े हो गए। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, यह कोई साधारण भागना नहीं था। उन्होंने तुरंत पूछा, जेल में ड्यूटी पर कौन था? सिपाही बोला, रात की ड्यूटी पर 2 गार्ड थे, लेकिन दोनों बेहोश मिले। बेहोश? जी दरोगा जी, लगता है किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ दे दिया। अब मामला साफ होता जा रहा था। रामदीन अकेले नहीं भाग सकता था, किसी ने उसकी मदद की थी। रघुवीर सिंह ने तुरंत जिला जेल फोन लगाया और सारी जानकारी मंगवाई। कुछ देर बाद खबर आई कि जेल की पिछली दीवार के पास जमीन खोदी हुई मिली है। वहां से एक संकरी सुरंग बाहर खेतों की तरफ जा रही थी। ये सुनकर रघुवीर सिंह कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सुरंग। उन्हें फिर से काले कुएं की याद आ गई। वही तरीका, वही चाल। मतलब साफ था, जिस आदमी ने रामदीन को भागने में मदद की थी, वह सुरंग बनाने में माहिर था। और तभी रघुवीर सिंह के दिमाग में एक नाम आया, हरीश, हरिराम का जुड़वा भाई, वही आदमी जो सुरंग के रास्ते कुएं तक पहुंचा था। उन्होंने तुरंत सिपाही से कहा, हरीश कहाँ है? रामदीन बोला, दरोगा जी, वह तो कल ही गांव छोड़कर चला गया। कहाँ गया? किसी को पता नहीं। अब रघुवीर सिंह की शंका और गहरी हो गई। अगर हरीश और रामदीन एक साथ हो गए थे, तो इसका मतलब ये था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शाम तक खबर पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस हर जगह रामदीन को ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। उधर बहरामपुर में लोग फिर से डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था रामदीन बहुत चालाक आदमी था और अब वह आजाद घूम रहा था। रात करीब 10 बजे थाने में फोन की घंटी बजी। सिपाही ने फोन उठाया, फिर घबराकर बोला, दरोगा जी, आपके लिए फोन है। रघुवीर सिंह ने रिसीवर उठाया। कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, नमस्ते दरोगा जी। यह आवाज रामदीन की थी। रघुवीर सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। कहाँ हो तुम? रामदीन हल्का सा हंसा, वहीं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। रघुवीर सिंह समझ गए, काला कुआं। फोन के उस पार से जवाब आया, बिल्कुल सही। फिर रामदीन की आवाज गंभीर हो गई, दरोगा जी, अगर सच में इस कहानी का अंत देखना चाहते हैं तो अकेले आइए, क्योंकि आज रात काला कुआं आखिरी सच उगलने वाला है। और अगले ही पल फोन कट गया। फोन कटते ही थाने में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। रघुवीर सिंह के हाथ में रिसीवर अभी भी था और उनके दिमाग में रामदीन की आवाज गूंज रही थी, काला कुआं आखिरी सच उगलने वाला है। उन्होंने धीरे से रिसीवर रख दिया। सिपाही रामदीन की तलाश में पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब मामला और खतरनाक हो गया था। रामदीन ने साफ कहा था, अकेले आना। सिपाही रामदीन ने पूछा, दरोगा जी, क्या कहा उसने? रघुवीर सिंह ने शांत आवाज में कहा, वह काले कुएं पर है। रामदीन चौंक गया, तो हम सब चलते हैं। लेकिन रघुवीर सिंह ने सिर हिला दिया, नहीं, उसने साफ कहा है कि मुझे अकेले आना होगा। लेकिन दरोगा जी, ये जाल भी हो सकता है। रघुवीर सिंह ने धीरे से कहा, मुझे पता है। कुछ सेकंड तक वह सोचते रहे, फिर उन्होंने टेबल की दराज से अपनी पिस्तौल निकाली और कमर में रख ली। अगर मैं 2 घंटे तक वापस नहीं आया, तो तुम लोग काले कुएं पर आ जाना। सिपाही चुप खड़े रहे। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद रघुवीर सिंह अकेले जीप लेकर बहरामपुर के बाहर निकल गए। कच्ची सड़क पर जीप की हेडलाइट दूर तक रोशनी फैला रही थी।
करीब 20 मिनट बाद वह काले कुएं के पास पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने जीप बंद की और धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़े। अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, आप आ गए दरोगा जी। रघुवीर सिंह रुक गए, टॉर्च की रोशनी सामने डाली। वहां दो आदमी खड़े थे, एक था रामदीन और उसके पास खड़ा था हरीश। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रघुवीर सिंह ने सख्त आवाज में कहा, अब क्या खेल बाकी है? रामदीन धीरे धीरे आगे बढ़ा, बस आखिरी सच। कौन सा सच? रामदीन ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपको पता है इस कुएं को काला कुआं क्यों कहते हैं? रघुवीर सिंह चुप रहे। रामदीन बोला, क्योंकि ये कुआं सिर्फ पानी नहीं, राज भी निगलता है। फिर उसने धीरे से कहा, सालों पहले इसी कुएं के पास एक आदमी मारा गया था। कौन? रामदीन की आवाज धीमी हो गई। वह आदमी था मेरे पिता। रघुवीर सिंह ध्यान से सुन रहे थे। रामदीन बोला, लेकिन मेरे पिता को रामनारायण ने अकेले नहीं मारा था। उस रात वहां एक और आदमी भी था। रघुवीर सिंह ने पूछा, कौन? रामदीन ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर धीरे से बोला, आपके पिता। ये सुनते ही रघुवीर सिंह का चेहरा बदल गया। रामदीन बोला, हाँ दरोगा जी, आपके पिता और रामनारायण साझेदार थे। दोनों ने मिलकर मेरे पिता की जमीन हड़पी थी। रघुवीर सिंह के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उन्हें अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उनके पिता भी कभी इसी इलाके में रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये कहानी नहीं सुनी थी। रामदीन बोला, जब मेरे पिता ने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उन्हें मार डाला और उनकी लाश इसी कुएं में फेंक दी। कुएं के पास हवा और ठंडी हो गई। रामदीन की आंखों में अब गुस्सा जल रहा था, इसलिए ये बदला सिर्फ रामनारायण से नहीं था, ये बदला आपके परिवार से भी था। हरीश धीरे धीरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। रामदीन ने पिस्तौल उठाए, आज इस कहानी का आखिरी हिसाब होगा दरोगा जी, क्योंकि जिस कुएं ने मेरे पिता को निगला था, आज वही कुआं आपको भी निगलेगा। और उसने धीरे धीरे ट्रिगर दबाना शुरू किया। रामदीन की उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर दबने लगी। काले कुएं के पास हवा जैसे रुक गई थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में रामदीन की आंखों में जलता हुआ बदला साफ दिखाई दे रहा था। हरीश पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। रघुवीर सिंह बिल्कुल स्थिर खड़े थे। कुछ सेकंड तक कोई नहीं बोला। फिर रघुवीर सिंह ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो मुझे भी सच जानने का हक है। रामदीन हंसा, सच? आपके पिता और रामनारायण ने मेरे पिता को मार डाला था और उनकी लाश इसी कुएं में फेंक दी थी। रघुवीर सिंह ने कुएं की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें ये कहानी किसने बताई? रामदीन थोड़ा रुक गया। मेरे चाचा ने। और उन्हें किसने बताया? रामदीन कुछ सेकंड चुप हो गया। रघुवीर सिंह ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है रामदीन। रामदीन गुस्से में बोला, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, मुझे बदला चाहिए। और उसी पल उसने ट्रिगर दबा दिया। धान्य। लेकिन गोली चलने से ठीक पहले रघुवीर सिंह बिजली की तरह एक तरफ झुक गए। गोली उनके कंधे को छूते हुए निकल गई। अगले ही पल रघुवीर सिंह ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। धान्य। इस बार गोली सीधी रामदीन के हाथ में लगी। उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर गई। हरीश घबरा गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसी समय दूर से कई टॉर्चों की रोशनी दिखाई दी। सिपाही दौड़ते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। रामदीन जमीन पर गिर चुका था। सिपाहियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। हरीश भी कुछ ही सेकंड में घेर लिया गया। रामदीन दर्द से कराह रहा था। रघुवीर सिंह उसके पास आए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रामदीन की आंखों में अब गुस्से की जगह थकान थी। वह धीरे से बोला, शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया। रघुवीर सिंह ने शांत आवाज में कहा, बदला कभी इंसाफ नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां काले कुएं से दूर जाती दिखाई दी। रामदीन और हरीश को फिर से जेल भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। रामदीन को 3 हत्याओं के अपराध में उम्रकैद की सजा हुई। जगदीश चौधरी को भी जमीन घोटाले और हत्या की साजिश के लिए जेल भेज दिया गया। बहरामपुर में धीरे धीरे शांति लौट आई। काले कुएं के पास अब कोई नहीं जाता था, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी एक बात कहते हैं कि वह कुआं सिर्फ पानी का नहीं था, वह इंसानों के लालच, बदले और छुपे हुए राजों का गवाह था। और अगर उस कुएं की गहराई सच में नापी जाए तो शायद उसमें आज भी कई कहानियां दफन मिले, क्योंकि कुछ राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और क्राइम कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।